जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम एक नया अध्याय चैप्टर 3 धातु और अधातु देखेंगे, कक्षा 10 विज्ञान का, NCERT का, जिसमें हम धातु और अधातु में अंतर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, फिर रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनमें अंतर, वो अभिक्रियाएं कैसे करती है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले जो तत्व है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हमारी प्रकृति के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। अब हमारी प्रकृति में लगभग 118 तत्व पाए जाते हैं। 118 तत्व पाए जाते हैं। वैसे तो अब तक 118 से अधिक खोजे गए हैं, लेकिन हम जो अध्ययन करते हैं किताबों के अंदर, वहाँ पर अभी तक 118 का ही अध्ययन करते हैं। अब 118 तत्व हैं, इनमें से धातु भी होगी, अधातु भी होगी और उपधातु भी होगी। तो 118 तत्वों में से लगभग 90 से अधिक जो हमारे पास तत्व हैं वो धातु है। तो धातुओं की संख्या कितनी है? लगभग 90 से अधिक है। अच्छा, अब ये 3 भागों में बांटते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। ये क्या होते हैं? अब देखो, सबसे पहले है धातु। धातु किसे कहेंगे? तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने में सक्षम है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाले तत्वों को हम धातु कहते हैं। फिर है अधातु। तो अधातु किसे कहेंगे? कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। फिर है उपधातु। तो उपधातु किसे कहेंगे? कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने दोनों का कार्य करता है, उन्हें हम उपधातु के नाम से जानते हैं। जैसे उपधातु है हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु है। वैसे अगर अधातु की बात करें तो अधातु के अंदर जो हमारी गैसें हैं वो अधातु के अंदर आती है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये सभी अधातु के अंदर आती है। फिर है हमारे पास धातु। तो धातु किसे कहेंगे? कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जैसे हमारे पास हो गया लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी हमारे पास धातु है। अब देखो, इस चैप्टर में केवल हम धातु और अधातु का अध्ययन करेंगे और इनका वर्गीकरण करेंगे। तो धातु और अधातु का वर्गीकरण सबसे पहले हम करते हैं उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। तो मतलब दिखते कैसे हैं, वो कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं धातु और अधातु में अंतर, वो भी भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। तो देखो, धातु और अधातु में अंतर, सबसे पहले भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में पहले हम कुछ गुण देखेंगे। सबसे पहले गुण है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब हो गया कि वे जो हमारे पास जो तत्व है जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो गुण किसमें पाए जाते हैं? तो देखो, ध्वनि उत्पन्न करने वाले वो धातु के अंदर पाए जाते हैं। ध्वनिक का गुण धातु के अंदर पाए जाते हैं, जबकि अधातु के अंदर नहीं पाए जाते। अधातु के अंदर यह गुण नहीं पाया जाता ध्वनिक का, जबकि धातु के अंदर ध्वनिक का गुण पाया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं जो भी हमारे पास लोहा है या फिर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब इन पर हम प्रहार करते हैं या आघात करते हैं लोहे पर, तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विद्यालय में जो घंटी है वो धातु की क्यों बनी होती है? तो धातु की इसलिए बनी होती है क्योंकि वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ये अधातु जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनसे अगर आघात करे तो कोई ध्वनि नहीं निकलती। फिर है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब हो गया, देखो, आघात का मतलब हो गया प्रहार करना, और वर्धनीयता का मतलब होगा फैल जाना। जिस पर हम प्रहार करें और वो फैल जाते हैं सीट के रूप में या चद्दर के रूप में, तो उस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो आघात वर्धनीयता किसे कहेंगे? कि जब किसी तत्व पर हम आघात करते हैं और या किसी भी तत्वों को तो या किसी भी पदार्थ को हम सीट के रूप में उसको परिवर्तित कर दें, तो वह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो ये जो है वो गुण केवल धातु के अंदर होता है। अब जब हमारे पास लोहा है या फिर सोना है, उसको हम सीट के रूप में बदल सकते हैं, जैसे लोहे की चद्दर होती है। तो ये जो आघात वर्धनीयता का गुण है वो धातु के अंदर पाया जाता है, जबकि अधातु के अंदर नहीं पाया जाता। अब ये जो आघात वर्धनीयता का गुण है वो सोने के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर है तन्यता। अब देखो, तन्यता का मतलब हो गया खींचना, अर्थात वे पदार्थ या फिर वे तत्व जो अगर हमारे पास पदार्थ उनको खींचकर हम एक लंबे तार के रूप में अगर उसको परिवर्तित कर दें, तो लंबे तार के रूप में परिवर्तित करने का यह गुण तन्यता कहलाता है। तो यह जो गुण है वो धातु के अंदर होगा, लेकिन अधातु के अंदर यह गुण नहीं होता। क्योंकि हमको पता है जब अगर तन्यता का यह गुण धातु के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे अगर हमारे पास जो वायर हैं वो कॉपर के होते हैं या फिर हमारे पास लोहे के वायर होते हैं, तो ये जो तार है वो सभी धातु के होते हैं। इसका मतलब तन्यता का गुण धातु के अंदर पाया जाता है।
फिर है ऊष्मा और विद्युत का चालन कौन कौन करता है। जो धातुएं होती है वो ऊष्मा और विद्युत का चालन करेंगी, क्योंकि जो भी अगर हमारे पास जो विद्युत का चालन है या ऊष्मा का चालन है तो वो धातु के अंदर यह गुण पाया जाएगा, जबकि अधातु के अंदर यह नहीं पाया जाता। अब देखो जो विद्युत का चालन है, जो भी हमारे पास वायर होते हैं, जो घरों के अंदर जो लाइट फिटिंग होती है उसमें कॉपर का तार आता है। तो कॉपर क्या है, धातु है जिसके अंदर विद्युत का चालन होता है। वैसे अगर पानी गर्म करते हैं तो जो अगर हम बर्तन लेते हैं तो वो भी धातु का बना होता है, उसका मतलब हो गया उसमें ऊष्मा का गुण पाया जाता है। तो ये हमको देखने को मिलेगा धातु के अंदर, जबकि अधातु के अंदर यह देखने को नहीं मिलेगा। फिर है रूप, किस रूप में पाए जाते हैं। तो देखो ये जो है हमारे पास धातु वो ठोस में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो द्रव के अंदर पाया जाता है। देखो सभी जो धातु हैं वो मुख्यतः ठोस के अंदर पाई जाएगी, सभी धातु मुख्यतः ठोस के अंदर पाई जाएगी, सभी ठोस होती है। लेकिन जो हमारे पास मरकरी है या जिसको पारा बोलते हैं, पारा, इसका सूत्र Hg होता है। ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह केवल एक ही ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, बाकी सभी ठोस के अंदर रहेगी। अगर इसके अंदर हम बात करें, ये जो अधातु वो किस किस रूप में होती है, ये हमारे पास ठोस के रूप में भी होगी, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में भी। ठोस, द्रव और गैस के रूप में भी होती है। देखो ठोस, द्रव और गैस। अब इसके अंदर केवल द्रव वाला कौन है हमारे पास, केवल एक ब्रोमीन। पूरी आवर्त सारणी में या फिर जितने भी हमारे पास अब तक तत्व ज्ञात हैं, केवल दो ही ऐसे तत्व हैं जो हमारे पास लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, वो है ब्रोमीन और वो एक है पारा। लेकिन पारा जो है वो धातु है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो अधातु है। तो इसलिए कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, और वो है ब्रोमीन। फिर अगर हम इसके बात करें आगे कि जो चमक है वो किस में पाई जाती है। देखो सभी जो धातुएं होती है वो चमकीली होती हैं, क्योंकि अगर उसकी सतह हम देखेंगे तो चमकीली होती है। जैसे अगर लोहे की है या फिर सोना है, ये इन सब में चमक होती है, जिसका मतलब ये चमकीले होते हैं। लेकिन अधातु जो है वह चमकीली नहीं होती। अब देखो जो धातुएं हैं वो चमकीली नहीं होती। अब लेकिन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, वो है आयोडीन। केवल पूरी अगर हम तत्वों की बात करें अधातु के अंदर, तो अधातु के अंदर केवल आयोडीन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें चमक होती है, बाकी किसी में चमक नहीं होती। फिर है घनत्व और गलनांक। देखो गलनांक और घनत्व तो धातुओं का सबसे अधिक होता है, इनका घनत्व भी ज़्यादा होता है और गलनांक भी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ धातु ऐसी होती है जिनका गलनांक कम होता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। ये जो धातु है ये इनको हम आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं। सीजियम है, गैलियम है, ये जो धातु है ये इनका गलनांक कितना कम होता है। अगर हम इनको हथेली पर रख लें तो ये हथेली पर जैसे रखेंगे तो पिघलना शुरू कर देंगे। तो वो कौन कौन सी है जो पिघलना शुरू कर देंगे, वो है सीजियम और गैलियम। इनका नाम है सीजियम और गैलियम। और ऐसी धातु का नाम बताइए जो जिनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं, वो है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अब देखो वही अगर हम बात करें तो अधातु के अंदर तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। गलनांक और क्वथनांक या फिर जो इनका घनत्व है वो भी कम होता है। लेकिन अब इसमें देखो एक क्वेश्चन ये था कि ऊष्मा और विद्युत का चालन। हमको पता था कि धातुओं के अंदर ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है, लेकिन मरकरी के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता। मरकरी के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता। लेकिन जो विद्युत का चालन है वो सबसे अच्छा चालन किस में होता है, कॉपर और सिल्वर के अंदर सबसे अच्छा चालन होता है विद्युत का, कॉपर और सिल्वर के अंदर। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, हमने देखा था कि अधातु के अंदर यह गुण नहीं पाया जाता, लेकिन हमारे पास कार्बन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वो है ग्रेफाइट। वो है ग्रेफाइट। तो कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है या विद्युत का चालन करती है, वो है ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट है एक। बाकी सभी अधातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती या फिर विद्युत का चालन नहीं करते। अब देखो यहाँ पर जो ऊष्मा का चालन था वो सभी धातु में हो रहा था, परंतु दो धातु ऐसी है जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता, वो है मरकरी और लेड या सीसा, जिसको बोलते हैं Pb। मरकरी और सीसा। मरकरी और सीसा के अंदर ऊष्मा का चालन नहीं होता, बाकी सभी धातु के अंदर ऊष्मा का चालन होता है। तो ये थे इनके। अब हम इसके बात करें कठोरता की। कठोरता एक और गुण है कठोरता। तो सभी धातुएं कठोर होती है,
सभी धातुएं कैसी होंगी, कठोर। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ज़्यादा कठोर नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी मुलायम होती है, जो रबर होता है उसकी तरह, क्योंकि इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लेकिन उपधातु जो है वो कठोर नहीं होती, कठोर नहीं होती। परंतु एक तत्व ऐसा है जो कठोर होता है, वो है हीरा। क्योंकि ये जो हीरा है वो सिर्फ कार्बन का बना होता है, और कार्बन हमारे पास अधातु होता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला जो हीरा है वह केवल हमारे पास से कठोर अवस्था में पाया जाता है। तो एकमात्र ऐसी अधातु जो कठोर अवस्था में पाया जाता है वो है हीरा। तो ये थे धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनका अंतर देखते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया, तो देखो वायु के साथ अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहले धातु की देखेंगे। देखो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो वायु के साथ तीव्र गति से विक्रिया कर लेती है, कुछ ऐसी धातु होती है जो वायु के साथ धीरे धीरे विक्रिया करेगी, कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनको अगर हम उनका दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब जाकर उनसे विक्रिया करती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो वायु से विक्रिया नहीं करती, लेकिन अगर उसको हम चूर्ण के रूप में अगर उसमें दहन कर दें तो वो विक्रिया कर लेगी। सबसे पहले हम देखते हैं तीव्र गति से विक्रिया करने वाले। तीव्र गति से कौन कौन अभिक्रिया करेगा, जो हमारे पास है सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तीव्र गति से ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अब देखो जो हमारे पास धातु है, धातु जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तब ये बनता है धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब हम बात करते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो वायु के साथ कम अभिक्रिया करती है, लेकिन इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी इन पर, Al+O2, तब ये बनाएगा Al2O3। ये देखो इन पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये धीरे धीरे वायु के संपर्क में आकर इस पर एक परत आ जाएगी, जो परत किसकी होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब देखो जो लोहा है, अगर इनका हम दहन करेंगे तो ये इनसे विक्रिया नहीं करते। अगर हम इसको दहन करते हैं लोहे का, इनका कॉपर का, तो ये इनमें इनके विक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर इनके चूर्ण ले लें, हम लोहे को चूर्ण के रूप में, बारीक कणों के रूप में ले लें, तब अगर इनके विक्रिया करवाएंगे तब जाकर ये बनाएगा Fe2O3, Fe2O3। मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जिनका दहन करते हैं तो वो उससे विक्रिया नहीं करते, लेकिन अगर हम उनका चूर्ण ले लें तो चूर्ण का अगर उनको दहन करेंगे या कि ज्वाला के पास लेकर जाएंगे तो वो जलने लग जाएंगे। इसी तरीके से कुछ हमारे पास से धातुएं ऐसी होती है जो इनसे विक्रिया नहीं करती, जैसे सिल्वर है, सोना है, ये वायु के साथ विक्रिया नहीं करती, इसलिए इन्हें अक्रिय धातु भी कहते हैं। अक्रिय धातु का मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करते। तो ये AgAu जो सिल्वर है, सोना है, ये किसी से क्रिया नहीं करते। तो इसका मतलब है कि वायु के साथ अभिक्रिया अगर हम देखते हैं सबसे पहले धातु की, तो धातु प्लस ऑक्सीजन तो ये बनाएगा धात्विक ऑक्साइड, यानी कि इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। अब देखो जो सोडियम और पोटेशियम है, ये इतनी क्रियाशील तत्व होते हैं कि ये वायु के संपर्क में आते ही या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लग जाता है तुरंत, यानी कि ये तुरंत जलने लग जाएगा। इसलिए इस दुर्घटना से बचने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है वो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, और इस दुर्घटना से बचने के लिए हम इन्हें केरोसिन तेल के अंदर रख देते हैं। तो ये था हमारे पास वायु के साथ विक्रिया। अब देखो कुछ यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड ऐसे बनते हैं कि जो अगर अम्लों से विक्रिया कर ले या क्षार से विक्रिया कर ले तो वो वहाँ पर लवण और जल दोनों बनाएंगे। तो ऐसे जो धात्विक ऑक्साइड है उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो देखो अगला इसी में एक टॉपिक है हमारे पास छोटा सा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए
और इससे एक रासायनिक समीकरण में ऑक्साइड, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ऐसे धातु ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इनका उदाहरण देखते हैं। एक तो है जिंक ऑक्साइड और एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये ऐसे हमारे पास धात्विक ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना धात्विक ऑक्साइड होता है। अब इनके विक्रिया हम अम्ल और क्षार से करवाते हैं। तो देखो Al2O3 के विक्रिया पहले तो हम अम्ल से करवा लेते हैं HCl, और इसी के विक्रिया हम करवा लेते हैं क्षार से NaOH। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, देखो यहाँ पर लवण और यानी कि जल दोनों बनेंगे। तो सबसे पहले जल बनेगा, तो जल तो हम दोनों तरफ लिख लेते हैं H2O। हमको पता है लवण भी बनेगा। तो लवण कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर तो है एल्यूमिनियम और यहाँ पर है क्लोरीन, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। इसका सूत्र होता है AlCl3। तो ये बन गया लवण। इसी तरीके से आगे वाली रिएक्शन में भी लवण बनेगा, लेकिन इसमें कौन सा बनेगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ पर है सोडियम और ऑक्सीजन, तो ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, मतलब NaAlO2। और इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उसके उदाहरण दीजिए। तो फिर से बता देता हूँ, देखो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं, वे धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं और ये इनकी अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी और इसके आगे वाला भाग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।